चलो अब शुरू करते हैं नया टॉपिक, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पैसे का महत्व और बैंकिंग से जुड़ी चीजें। दोस्तों, पैसा वो चीज है जिसे हम किसी भी कमोडिटी या सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। इसे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ट्रेड आसान हो जाता है। पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसे हम किसी भी चीज के लिए बदल सकते हैं। ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को खत्म करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे सभी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हर कोई पेमेंट्स पैसा में लेना पसंद करता है और फिर वो पैसा किसी भी चीज में बदल सकता है जिसे वो चाहता हो। पैसे के इस्तेमाल से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, यानी बार्टर की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। बार्टर सिस्टम में गुड्स सीधे एक्सचेंज होते हैं बिना पैसे के। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कि बायर और सेलर दोनों वही चीज चाहते हैं जो दूसरा बेच रहा हो। जो चीज कोई बेचना चाहता है वही चीज दूसरी पार्टी खरीदना चाहती है। बार्टर में डबल कोइंसिडेंस जरूरी है, वरना ट्रेड पॉसिबल नहीं होती। मनी एक इंटरमीडिएट स्टेप देता है जिससे डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है जिससे ट्रेडिंग आसान और स्मूथ हो जाती है। अब हम जानेंगे कि मनी ने हिस्टोरिकल से मॉडर्न फॉर्म्स तक कैसे इवॉल्व किया। सबसे पहले इंडियंस ग्रेन्स और कैटल को मनी की तरह यूज करते थे। कॉइन्स इंट्रोड्यूस होने से पहले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मनी के रूप में यूज किए जाते थे। कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ जिससे मनी और कन्वीनियंट हो गया। आज की मॉडर्न मनी में पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स इशू करता है। किसी भी इंडिविजुअल को लीगली रुपीस रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। मनी को एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। अब हम जानेंगे कि लोग अपने पैसे को बैंक्स में कैसे रखते हैं और क्यों। लोग अपना मनी बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में रखते हैं। इसके लिए लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। बैंक्स डिपॉजिट्स पर कुछ इंटरेस्ट भी देती हैं। लोग अपना पैसा जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। डिपॉजिट्स जो डिमांड पर विड्रॉ किए जा सकते हैं उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। पेमेंट चेक्स के जरिए भी किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ कैश। चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि पैसे पे करें। अब हम समझेंगे मॉडर्न मनी और बैंकिंग सिस्टम का रोल इकोनॉमी में। चेक पेमेंट्स कैश के बिना डायरेक्टली सेटल हो जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स और करेंसी को मिलाकर मॉडर्न मनी बनता है। मॉडर्न मनी क्लोजली लिंक्ड है बैंकिंग सिस्टम के वर्किंग से। बैंक्स काम करते हैं बीच में, डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स कंपेयर टू डिपॉजिट्स। डिपॉजिट और लोन रेट्स का डिफरेंस ही बैंक की मेन इनकम है। अब हम समझेंगे कि बैंक अपने डिपॉजिट्स का इस्तेमाल लोन्स देने के लिए कैसे करते हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था में कैसे मदद करता है। बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का केवल एक छोटा हिस्सा कैश के रूप में रखते हैं। ये रिजर्व इसलिए रखा जाता है ताकि डिपॉजिटर्स जो कैश निकालना चाहते हैं उन्हें तुरंत पैसा मिल सके। बाकी डिपॉजिट्स का बड़ा हिस्सा लोन्स देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों के लिए लोन्स की बहुत मांग होती है। बैंक डिपॉजिट्स का उपयोग करके लोगों की लोन रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास ज्यादा पैसे हैं और जिन्हें पैसे की जरूरत है उनके बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। अब हम समझेंगे लोन्स के टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। हर लोन एग्रीमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करने का नियम होता है। कोलेटरल वो एसेट है जिसे बोरोवर गारंटी के लिए बैंक को देता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन और रीपेमेंट सब शामिल होते हैं। अब जानेंगे भारत में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलने वाले लोन्स के बारे में। पीपल लोन्स ले सकते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल सोर्सेज से।
फॉर्मल सोर्सेज में मुख्य रूप से बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज में मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और रिलेटिव्स शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल क्रेडिट पर सुपरविजन रखती है। बैंक्स को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। बैंक्स को पीरियोडिकली आरबीआई को लेंडिंग डिटेल्स रिपोर्ट करनी होती हैं। इनफॉर्मल लेंडर्स पर कोई सुपरविजन नहीं है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। अब देखेंगे इनफॉर्मल लोन्स का कॉस्ट और इसकी इकोनॉमी पर असर। इनफॉर्मल लोन्स अक्सर ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हाई कॉस्ट होने से बोरोवर्स अपनी अर्निंग्स का ज्यादा हिस्सा रीपेमेंट में देते हैं। सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। Congratulations, your loan is approved. थैंक यू सो मच। अफोर्डेबल क्रेडिट मिलना देश के डेवलपमेंट में मदद करता है। अब जानते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स के 50% लोन्स इनफॉर्मल सोर्सेज से आते हैं। अर्बन हाउसहोल्ड्स में लगभग 90% लोन्स फॉर्मल और सिर्फ 10% इनफॉर्मल हैं। रिच हाउसहोल्ड्स चीप क्रेडिट इनफॉर्मल लेंडर्स से लेते हैं, जबकि पुअर को ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर सिर्फ आधी क्रेडिट नीड्स पूरी कर पाता है। बाकी क्रेडिट नीड्स इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी होती हैं। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को रूरल लेंडिंग बढ़ानी चाहिए ताकि डिपेंडेंस कम हो। अब जानते हैं क्यों फॉर्मल क्रेडिट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। हर किसी को फॉर्मल लोन्स का एक्सेस मिलना चाहिए। पुअर हाउसहोल्ड्स चीप लोन से फायदा उठा सकते हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट पर डिपेंडेंस कम करना जरूरी है। फॉर्मल क्रेडिट एक्सपेंशन देश की विकास के लिए जरूरी है। इनफॉर्मल लोन्स महंगे होते हैं, गरीबों को मुश्किल होती है। रूरल और अर्बन में क्रेडिट एक्सेस अलग है, नीड बढ़ा है। एसएचजीज और माइक्रो फाइनेंस गरीबों के लिए नई मदद है। फॉर्मल क्रेडिट एक्सपैंड होने से गरीबों को सस्ता लोन मिलता है। इस तरह मनी, बैंक्स, लोन्स और क्रेडिट समझ में आया। अब एग्जाम में याद रहेगा। इनफॉर्मल लोन्स महंगे होते हैं, गरीबों को मुश्किल होती है। रूरल और अर्बन में क्रेडिट एक्सेस अलग है, नीड बढ़ा है। एसएचजीज और माइक्रो फाइनेंस गरीबों के लिए नई मदद है। फॉर्मल क्रेडिट एक्सपैंड होने से गरीबों को सस्ता लोन मिलता है। इस तरह मनी, बैंक्स, लोन्स और क्रेडिट समझ में आया। अब एग्जाम में याद रहेगा।